इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है या बुरी खबर है, ये आप बताइएगा कि पाकिस्तान को $7 बिलियन जो IMF से मिलना था वो अनाउंस हो चुका है। $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने UAE से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी, और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। ये आम पब्लिक को आपको लगता है, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे ही नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये लो $7 बिलियन बात खत्म। इन्हें इस चीज का पता नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते, ज्यादातर लोग $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने। और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है, वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है। और उसके बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज फलस्तीन, नो डाउट इसराइल और फलस्तीन का जो भी मामला चल रहा है, मैं कंडेम करता हूँ कि इसराइल जो भी मामला फलस्तीन के साथ कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम फलस्तीन के साथ खुल के क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? इसी वजह से नहीं हो पा रहे क्योंकि हम तो IMF के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, और IMF के प्रोग्राम को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, अमेरिका कर रहा है। अच्छा, इधर मजे की बात बता दूं, इन्होंने जो बात की ना फलस्तीन को हम पाकिस्तानी सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अमेरिका की वजह से, अमेरिका का प्रेशर है। आपको शायद पता हो या देखने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में गया है और फलस्तीन के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मुलाकात की है, और बाकायदा तौर पे बोल रहा है कि भाई हम इंसानियत की बेसिस पे आपके साथ खड़े हैं। ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज है? तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे को मिलना चाहिए था ना, जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से, या जो भी उसका हेड ऑफ स्टेट आया हुआ था, लेकिन वो जाके इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है। मैं आपको बुनियादी वजह बता रहा हूँ कि जब तक हम इस चुंगल से, IMF के चुंगल से और अपनी मईशत को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक ना तो हम अपने मुल्क के लोगों की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और दिन ब दिन महंगाई की तरफ हम चले जाएंगे और इसका कोई इलाज नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया जो है वो वक्त के साथ, अब उन्हें चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है। आप प्रायोरिटीज का हिसाब खुद लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और वो उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। लेकिन हमें अभी भी, अब मैं आपको, ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता होगा शायद मेरी ये बात। इनसे पूछ लेता हूँ 1 मिनट में कि आप भाईजान ये बताएं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? मतलब अगर मैं कहूँ कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वो कहाँ चला गया? अगर हम बात करें ईरान की, उसकी क्या पोजीशन है? चाइना किस पोजीशन पे, और हम कहाँ पे हैं? पहली तो बात है कि यार आपकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो है नहीं। ठीक है, यही रोना रो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप IMF की बेल आउट पे चल रहे हैं। ठीक है। और हम खुशियां मनाते हैं कि लो जी $7 बिलियन मिलने लगा, मिल जाएगा। वो बात ये ना कि आप ये देख रहे हैं कि 7 बिलियन आपको मिल तो रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपको जब आपने वापस करना है तो जाहिर बात है उन्होंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज करना है ना, करना है, और फिर शर्तें भी रखनी है। अब बात ये कि जब तक आप अपना GDP बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, तो आप किस तरीके से करेंगे? ये चीज है। ठीक है, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? मतलब हमारी अगर प्रायोरिटीज देखी जाए ना, तो हुकूमत की प्रायोरिटी तो ये है कि भाई IMF से बेल आउट मिल गई, बात खत्म। अपनी हुकूमत चलाओ किसी तरीके से।
अगली जो हुकूमत आएगी वो देखा ठीक जाएगा। है। वैसे हम बात करते हैं जी कश्मीर की। आप में से जितने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस किस को चाहिए? एक फिर बड़ी आप कश्मीर लेके क्या नहीं करेंगे? नहीं, एक मिनट पहले पूछते हैं, कश्मीर चाहिए भाईजान? नहीं भैया, नहीं फिर भी कश्मीर चाहिए, चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। ठीक है, वो नहीं आपसे बताइए, सबको कश्मीर चाहिए। ये अब मैं ये भाई बात बॉर्डर खुल जाए ना, 97% अवाम हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा, हाँ, कौन पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पाकिस्तान में रहना ये चाहता है? बिल्कुल, ये सर्वे भी हुआ है। ये जितने भाई कह रहे हैं ना कि कश्मीर को हम लेंगे, इनकी मैं जो राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7 कश्मीरियों को क्या देंगे? कर्जा देना है ना IMF, 7 बिलियन डॉलर की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो, और हम बात करें कि हमने कश्मीर कश्मीर लेंगे। भाई ले लें कश्मीर, क्या खिलाएंगे उनको? अब मैं आपको 4 पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल, उसका हाल आपके सामने है। गिरवी, PIA का हाल आपके सामने है। पाकिस्तान रेलवे का हाल आपके सामने है। इवन जो हमारे बड़े 2 एयरपोर्ट हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, ये उनको लगे हुए हैं जो उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इवन मोटरवेज। अब मुझे एक ऐसा इदारा बता दें या पाकिस्तान का एक ऐसा असासा बता दें जो कि आप कहें कि मेरा 100% सिक्योर चल रहा है। ठीक है, इवन कुछ एक साल पहले की खबर है कि ये भी खबरें आ रही थी कि शायद न्यूक्लियर, हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं या उसके ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लगने जा रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा शायद हुआ है या नहीं हुआ ये तो नहीं पता। लेकिन अगर हम इसी तरह IMF की ट्रेंच पे पलते रहे और बढ़ते रहे तो ये दिन दूर नहीं है कि जब हमें ये चीजें भी देखनी पड़ सकती हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब लोग यूनाइटेड हों और अपने कौम के जो मुफाद है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, यूनाइटेड होने की यूनाइटेड और वो सिर्फ एक ही तरीकाकार है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी? आप एक निजाम सेट कर लें। आपने जमहूरियत रखनी है, आप जमहूरियत रख लें। आपने डिक्टेटरशिप रखनी है, आप डिक्टेटरशिप रख लें। दुनिया में बहुत सारे निजाम चल रहे हैं, कहीं लेकिन एक निजाम रखें और खुदा का वास्ता जो पाकिस्तान में आता है उसको अपनी टर्म पूरी करने दिया करें। दिलशाद भाई, अवेयरनेस की आपको नहीं लगता कि बड़ी कमी नजर आती है? भाई अगर आप भी मेरे साथ ताउन करें, मुझे बताएं कि अवेयरनेस की हमारी कौम में, पब्लिक में बड़ी कमी है, यानी जज्बात में आ जाते हैं थोड़ा सा और जज्बात में आके नारे लगाएं बड़े बड़े। मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो, वहाँ पे लोग अवेयरनेस का क्या अचार डालेंगे? तो ऐसे तो सर ये फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे ना सर, अगर हम ये लॉजिक देंगे यार। देखिए, एक सेकंड मुझे बताएं, आपके कितने इदारे हैं जिनके सरबराह कौन है? कौन सा एक इदारे से आते हैं सरबराह, वही सारे रन कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बचा कि कोई और भी रन कर सके? चीफ जोन है वो एक इदारे से रिटायर होता है। अब देखिए, नादरा कौन रूल कर रहा है? ठीक है, इसके अलावा आपका PIA कौन रूल कर रहा है? ठीक है, सारा ये जाता है ना कि दरअसल वो एक डिसिप्लिन इदारा है। मैं ओपनली देखें जो रियलिटी है, पाकिस्तान आर्मी से जो हमारे ऑफिसर रिटायर होते हैं वो ही बेसिक अदारों को चलाते हैं। और ये मैं अपने पास से थोड़ा ही कह रहा हूँ, नादरा का इस टाइम जो हेड है, इसके अलावा PIA की बात कर लें या और बड़े इदारे हैं, लेकिन उसमें लॉजिक ये भी आ सकता है ना यार वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन यार देखो, HEC का जो चेयरमैन है, हायर एजुकेशन कमीशन का जो चेयरमैन है, ठीक है, वो उस इदारे से उठा के लगाया गया। अब मुझे बताएं कि एक उस फील्ड के बंदे का हायर एजुकेशन कमीशन के साथ क्या ताल्लुक बनता है? मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कि एक उस जो बंदा सिर्फ सल्यूट मार सकता है, जिसका काम कोई और है, ठीक है, मैं अब नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारी भी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, लेकिन उस बंदे का एजुकेशन के साथ, यूनिवर्सिटीज के मामले के साथ उसका क्या लेना देना? दूर दूर तक क्या लेना देना? ठीक हो गया, ये एक सवालिया निशान है। मैं एक ये चीज छोड़ के जा रहा हूँ। दूसरा, आप उसकी तरफ आ जाए, ये जो हमारा वापडा है, वापडा के साथ, वापडा टोटल टेक्नोलॉजी का काम है, उसमें आपका क्या लेना देना है भाई? आपको तो अलिफ का नाम उल्लू नहीं पता है कि क्या टेक्नोलॉजी होती क्या है। अच्छा, आपने जैसे बात की है कि इंडिया रशिया के साथ मिलके, इनसे खड़े होके KVL और KCL पूछ ले, इनको ये नहीं पता होगा और ये वापडा के बैठ के इनको चेयरमैन लगाया हुआ है।